दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छा बाजार भाव प्राप्त करने हेतु प्याज के सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। गर्मियों में अधिक अजोला उत्पादन हेतु किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। हमारे राज्य के बहुत से किसान प्याज की उन्नत तरीके से खेती करके पैदावार तो अधिक ले लेते हैं, लेकिन उनको सुरक्षित तरीके से भंडारण की जानकारी नहीं होने की वजह से वो उपज को सीधे ही बाजार में कम दामों पर बेच देते हैं। और जो किसान प्याज का भंडारण करते भी हैं, उनकी प्याज की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो प्याज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए भंडारण कक्ष का निर्माण किस तरह से करना है, इस बारे में अपने अनुभवों को बता रहे हैं प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार। प्याज की खेती करते आ रहे हैं हम काफ़ी समय से, और हमें प्याज के भंडारण के लिए काफ़ी समस्या दिक्कत आती है। इसके भंडारण के लिए हमें पारंपरिक तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे कि छावदार वृक्ष, उसके नीचे हमें प्याज का ढेर लगाना पड़ता है, और साथ में हम जूट के बोरे रहते हैं उसमें भर के रखते हैं। और अभी नया लाइलॉन के कट्टे आने लग गए जो जालीदार, उसमें भी रखते हैं। तो उसमें भी ये समस्या रहती है कि उसको भी अपन लंबे समय तक नहीं टिका सकते हैं। अगर उसके अंदर अगर 1 या 2 प्याज खराब हो जाता है तो लगभग 10 किलो प्याज उसमें खराब होने की समस्या रहती है। जब भंडारण के लिए ऐसी व्यवस्था हमारे पास सही नहीं रहती है तो हमें उसको बाज़ार में बेचना रहता है। तो इस समय बाज़ार में बहुत अधिक आवक रहती है, तो हर तरह से मतलब उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे क्या किसान क्या रहता है कि वो पिटा जाता है। इस समस्या से बचने के लिए किसान भाइयों, यदि आप सुरक्षित प्याज भंडारण कक्ष का निर्माण कर लें और उसमें प्याज को भंडारण करके रख दें, तो आप भी अपनी प्याज की उपज का अच्छा बाजार भाव ले सकते हैं। परंतु प्याज भंडारण कक्ष का निर्माण किस तरह से करें, आइए जानते हैं उन्हीं से। 70 फीट लंबा रखते हैं, 20 फीट इसकी चौड़ाई रखते हैं। इसमें 4 भाग रहते हैं, मतलब 30-20 के 4 भाग रहते हैं। 4 ब्लॉक के बीच में हम 4 फीट का अपन गिलियारा रखते हैं, जो निकलने के लिए प्याज को अपन देख रेख के निगरानी के लिए अपन 3 फीट 3.5 फीट तक अपन प्याज स्टोर कर सकते हैं। और जो नीचे से अपन 2.5 फीट की गैप रखी, उसमें जो पूरा गैप रहता है, उसके नीचे से जो हवा आती है वो ऊपर पूरा पास हो जाता है, जिससे कि प्याज खराब होने की समस्या नहीं रहती है। और जो प्याज खराब होता है वो वहाँ का वहीं सूख जाता है, वो दूसरे प्याज को खराब नहीं करता है। अगर कोई प्याज खराब होता है तो उसमें मजदूर के लिए अपन छंटवाई कराते हैं, तो वो जो खराब प्याज रहता है उस गलियारे में रख सकते हैं। एक ब्लॉक में 100 से 125 मीट्रिक टन प्याज रख सकते हैं, और टोटल चारों बाग से मिला के अपन 500 मीट्रिक टन प्याज अपन स्टोर रख सकते हैं इसके अंदर। किसान भाइयों, आपने प्याज का भंडारण तो कर दिया, परंतु बीच बीच में प्याज भंडारण कक्ष की निगरानी करना जरूरी है। तो प्याज का भंडारण करने के बाद आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस बारे में। इसमें ध्यान रखने वाली बातें 4 चीज़ें मेन इसमें है। एक तो क्या रहता है, अगर अपन जब निरीक्षण कर रहे हैं इसमें जो प्याज खराब होता है, किसी में फंगस आ जाता है, कोई उग जाता है, तो उसको निरीक्षण करते समय उसको प्याज को अलग निकला दीजिए। और उसके बाद पानी आने की कोई समस्या होती, पानी आता है तो उसको अपन या चादर लटका सकते हैं
या फिर पूरा बांस से नेट से इसको अपन कवर कर सकते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो पानी की जो बौछार रहती है साइड से पानी का आता है वो प्याज पे आके डायरेक्ट नहीं गिरता है, जिससे अपना प्याज ख़राब नहीं होता है और उस पर जो कालापन ब्लैकनेस जो आता है वो आने की समस्या नहीं रहती है। अगर ज़्यादा बारिश होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो उसमें क्या रहता है कि प्याज में नमी आ जाती है, तो उसमें प्याज में नमी आने का फंगस होने की समस्या रहती है। तो उसमें क्या रहता है कि उस नमी को छुटकारे के लिए अपने को इसमें चारों जो ब्लॉक है इसमें 2-2 एलोजन लगा देना चाहिए, जिससे प्याज को ना नमी आएगी और जो प्याज फंगस की जो समस्या रहती है वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आएगी। इस प्याज भंडारण कक्ष के निर्माण में जो लागत आती है उस पर शासन द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए अनुदान भी दिया जाता है। तो ये अनुदान किसान को किस तरह मिलता है, आइए जानते हैं खुद इसी किसान से। इसके लिए योजना के माध्यम से प्याज सेट निर्माण के लिए मैंने भी प्याज गिरह निर्माण में इस योजना का लाभ लिया है। सरकार लागत का 50% अनुदान देती है। 70 फीट की लंबाई रहती है और 20 फीट चौड़ा रहता है। इसकी लागत 3.5 लाख के समथिंग इसकी लागत आती है, जिसका शासन की ओर से 50% अनुदान मतलब 1.75 के समथिंग अपने को वापस हो जाता है, अनुदान मिल जाता है, जो कि किसान पे अधिक बोझ नहीं पड़ते हुए कम लागत में प्याज सेट का निर्माण हो जाता है और अधिक से अधिक संख्या में इसको किसान भाइयों को इसका लाभ लेना चाहिए, जिससे कि जो बाज़ार मूल्य उनको मिलना चाहिए उचित मूल्य, वो इसका लाभ ले सके और ये जो समस्या रहती है जल्दी मार्केट में निकालने की और अभी बेचने की, भंडारण की, ये सारी समस्या से किसान भाई को इस चीज़ से निजात मिल सकती है। कोई भी किसान भाई अगर इस प्याज सेट निर्माण करवाना चाहता है तो वो अपने नज़दीकी उद्यान विभाग में जाकर संपर्क कर, और आजकल इस योजना में लाभ लेने के लिए एक पंजीयन होने लग गया, ऑनलाइन पंजीयन होता है, वो पंजीयन करा के उद्यान विभाग में अपन कागज जमा करा के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। अतः किसान भाई इस समस्या से निजात पाने के लिए कैसे करें इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर SN तिवारी से। सबसे पहले जब कभी भी आप टमाटर की खेती करना शुरू करते हैं तो टमाटर की नर्सरी लगाते हैं। अगर आप नर्सरी खुद लगा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नर्सरी बाजार से लाते हैं कई अन्य जगहों से, तो देखा गया है कि उस नर्सरी के पौधे पर ही सफ़ेद मक्खी चिपकी रहती है, और ये सफ़ेद मक्खी वाली नर्सरी जब ला करके अपने खेतों में, आप मुख्य खेतों में लगा लेते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था से ही सफ़ेद मक्खी आपके खेतों में बढ़ती जाती है। और अगर इसका सही समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो आपकी पत्तियां कोढ़ी होने लगती हैं, टमाटर की पत्तियां तुड़ने मुड़ने लगती हैं, सामान्य नहीं रहती हैं, कोढ़ी होने लगती है। तो अगर आपके टमाटर के खेतों की पत्तियां कोढ़ी हो रही है, इसका मतलब सफ़ेद मक्खी ज़रूर है वहाँ पर, क्योंकि ये सफ़ेद मक्खी एक तरह से वायरस को फैलाती है, जो जिस वायरस की वजह से पत्तियाँ कोढ़ी हो जाती हैं। तो अगर कहीं से आप बाहर से नर्सरी खरीद करके ला रहे हैं तो हम आपको ये सुझाव देते हैं कि नर्सरी को अपने खेतों में लगाने के बाद जब वो पौधा लग जाए तो तुरंत उसको एक बार सफ़ेद मक्खी को मारने वाली दवा से उसको पौधे के ऊपर उसका स्प्रे कर दीजिए, ताकि उसकी संख्या को बढ़ने न पाए। अब सफ़ेद मक्खी को मारने वाली 2 या 3 प्रकार की दवाएं आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। किसी एक दवा को आप एक ही बार प्रयोग कीजिए। अगर दूसरी बार आपको दवा का प्रयोग करना हो तो दूसरी दवा लाइए, तीसरी बार प्रयोग करना हो तो तीसरे प्रकार की दवा लाइए। अगर एक दवा को आप बार बार प्रयोग करोगे तो उस कीट के अंदर इतनी ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी कि फिर वो कीट मरेगा ही नहीं। सफ़ेद मक्खी तो ऐसा कीट है जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत जल्दी पैदा हो जाती है और वो बाद में किसी दवा के प्रयोग से मरता नहीं है।
तो अगर आपको शुरू में इस कीट के नियंत्रण के लिए दवा का प्रयोग करना हो तो स्पाइरोमेसिफेन नाम की दवा आती है, स्पाइरोमेसिफेन 240 SC। ये दवा लगती है 625 मिलीलीटर। 625 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके और अपनी सीडलिंग के ऊपर, अगर या बाद में आप पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं जब उसमें फल फूल लग रहे हों। और इसकी प्रतीक्षा अवधि है केवल 3 दिन, यानी छिड़काव करने के 3 दिन बाद आप फल तोड़ करके बाजार में बेच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक बार छिड़काव करने से पूरी मक्खी नहीं मरी है तो फिर दोबारा इस दवा का प्रयोग न करें। दोबारा अगर करना हो तो कोई अन्य दवा का प्रयोग करो। और अन्य दवाओं में 2 दवाएं हैं। थियामेथाक्साम 25 WSG जो नाम की दवा आती है, वो छोटा छोटा ग्रेनुल होता है। इसको पानी में घोल करके पत्तियों पर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो 200 ग्राम दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके आप पत्तियों के ऊपर अच्छी प्रकार छिड़काव कर देंगे तो सफ़ेद मक्खी निश्चित रूप से मर जाएगी। और इस दवा की प्रतीक्षा अवधि है 5 दिन, यानी अंतिम छिड़काव के 5 दिन के उपरांत ही आप फल को तोड़ करके बाजार में ले जाएं। अगर ये दवा नहीं मिलती है या दूसरी कोई दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL नाम की भी दवा है, जो 150 से लेकर के 175 मिलीलीटर दवा को आप 500 लीटर पानी में घोल करके पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं और इसकी प्रतीक्षा अवधि 3 दिन है। आप इन दवाओं का प्रयोग करने से पहले फसल में घूमकर देख लें कि इन कीटों का प्रकोप कम है या बहुत अधिक है। यदि कम है तो सबसे पहले नीम से तैयार किए गए दवाओं का ही प्रयोग करें। फिर भी इनका नियंत्रण न हो पाए तभी रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें। किसान भाइयों, जैसा कि सफेद मक्खी से ही पर्णकुंचन रोग फैलता है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। यदि ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो ऐसे पौधों को पहले उखाड़कर नष्ट कर दें, उसके बाद ही कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें। सफेद मक्खी पौधे से रस चूसने के अलावा वायरस जो होता है उसको एक पौधे से दूसरे पौधों में फैलाती भी है। तो अगर उस कोढ़ी पौधे को आप जमीन में गाड़ देंगे तो इसको वायरस मिलेंगे ही नहीं जिसको ये फैला सके, तो आपका बाकी पूरा खेत अच्छी प्रकार से बचा रहेगा। उसके बाद एक और कीट होता है जो पौधे से रस चूस करके रस चूसता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियां लगभग पीली पड़ने लगती हैं। और ये कीट नहीं है, एक तो कीट के रिश्तेदार हम लोग इसको कहते हैं अष्टपदी, इसको आप माइट कहते हैं। माइट का प्रकोप भी टमाटर की पत्तियों पर बहुत होता है। और वैसे तो कई प्रकार के माइट होते हैं, लेकिन 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट का प्रकोप ज़्यादा होता है टमाटर की पत्तियों पर। और अगर आपके टमाटर की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाइए उसमें माइट लगे हुए हैं। अगर पत्तियों के निचले सरफेस को, वेंट्रल सरफेस को आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे जाले दिखाई देंगे और कोई छोटे छोटे जीव जिनके 4 पैर होते हैं वो आपको रेंगते हुए, पत्तियों के ऊपर रेंगते हुए दिखाई देंगे। तो अगर टमाटर की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, नीचे की ओर थोड़ा मुड़ भी रही हैं, कर्लिंग हो रही है, तो आप माइट को मारने वाली दवा का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, कुछ कीटनाशी रसायनों से भी माइट मर जाते हैं, लेकिन कुछ रसायन विशेष प्रकार के विकसित किए गए हैं जो केवल माइट को ही मारते हैं, अष्टपदी माइट को ही मारते हैं, स्पाइडर को ही मारते हैं। उनमें 2 दवाएं बहुत ही उपयोगी हैं। एक तो फेनाजाक्विन 10 SC नाम की दवा है, 10 EC, फेनाजाक्विन 10 EC नाम की दवा 1250 ml दवा को आप 500 लीटर पानी में घोल करके प्रति हेक्टेयर की दर से आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। और जब इस दवा का आप प्रयोग करें तो इसकी प्रतीक्षा अवधि है 7 दिन, यानी 7 दिन के पश्चात ही आप फल को तोड़ करके आप बाजार में ले जाएं। अगर दूसरी बार आपको छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ती है तो स्पाइरोमेसिफेन 240 SC नाम की दवा है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 625 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोल करके और आप छिड़काव कर दीजिए और इसकी प्रतीक्षा अवधि है 3 दिन। तो 3 दिन के पश्चात आप फल को तोड़ करके आप बाजार में बेच सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
देश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं और इस व्यवसाय में लगभग 70% लागत केवल पशुओं के आहार पर ही खर्च होता है। और ऐसे में आहार की लागत कम करने के लिए किसान अजोला को शामिल करते हैं। और जिन किसानों ने अजोला की यूनिट लगा रखी है वो इससे गर्मियों में अजोला का उत्पादन बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भीलवाड़ा से एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CM यादव। गर्मियों में एजोला की देखरेख आज की जो मुख्य आवश्यकता है, किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर एजोला इकाई लगा रखी है उस एजोला इकाई को गर्मी से बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिक तापमान बढ़ने से एजोला की वृद्धि रुक जाती है और यदि किसान उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाता है, पानी की सही व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो एजोला का मरने का डर भी रहता है। इसलिए गर्मियों में एजोला की देखभाल कैसे करें? किसान भाइयों, अगर आपने जहां पर अजोला इकाई लगा रखी है तो इस गर्मी के मौसम में ये जरूरी होता है कि आप इस यूनिट का पानी मिट्टी का बदलें और जिससे अजोला का अधिक उत्पादन मिल सके। तो किस तरह से करें ये कार्य, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम किसान भाई इस बात का पता देखना पड़ेगा कि एजोला में जो पानी का जो बदलते हैं वो पानी कितने दिन का हो गया। लगभग 3-4 महीने से एजोला का जो पानी है उसको चेंज कर देना चाहिए। जैसे ही गर्मी की शुरुआत हो और टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर हो रहा हो उस समय उस पानी को चेंज कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वो एजोला की वृद्धि अच्छी हो सके और एजोला जलेगा नहीं। इसके बाद इसमें ताज़ा गोबर जो आपकी 20x4 की जो इकाई है, इस इकाई में 120 किलो मिट्टी और 12 से 15 किलो गोबर ताज़ा डाल देते हैं और 1 फीट ताज़ा पानी, मीठा पानी से भर देते हैं, क्योंकि एजोला के लिए पानी जो मीठा है वो अति आवश्यक है। खारे पानी में एजोला की ग्रोथ कम हो जाती है और कभी कभी जल भी जाता है, इसलिए इसके लिए मीठे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये भी जरूरी हो जाता है कि इसको आप गर्मी से कैसे बचाएं ताकि इसकी बढ़वाड़ जल्दी हो सके। तो किस प्रकार से करें इसका प्रबंधन, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसके बाद एजोला को गर्मी से बचाने के लिए इसके ऊपर छाया की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। या तो किसान भाई हरे जो 75% हरी नेट आती है उस नेट का यूज करना चाहिए, ताकि इसमें डायरेक्ट प्रकाश नहीं आए और कुल टेम्परेचर का 70% टेम्परेचर बाहर है और 25% टेम्परेचर अंदर आए, ताकि एजोला की वृद्धि अच्छी होगी। इसी प्रकार जो चारों ओर नेट लगाने से एजोला में एक हवादार व्यवस्था रहने से इसकी एजोला की वृद्धि अच्छी रहेगी और गर्मी का प्रकोप कम रहेगा। इसी के साथ साथ जो प्रकाश की व्यवस्था है वो भी सही प्रकार से करनी चाहिए। किसान भाई को हर गर्मी में, जैसे ही गर्मी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकलता है तो उस समय कुल पानी का लगभग 10% हिस्सा हर 20 दिन से निकाल कर उसमें 10% पानी ताज़ा मिला देना चाहिए, ताकि गर्मी का इसे इफेक्ट कम होता है। और इसी तरह से जो पहले की जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को निकाल कर 10% की मिट्टी उसमें ताज़ा डाल देनी चाहिए। इसी प्रकार से उसमें थोड़ा सा गोबर भी ताज़ा डाल दें, ताकि उसको बराबर पोषण मिलता रहेगा और इसमें एजोला को एक अच्छी वृद्धि होगी और उसमें जो पोषण की जो मात्रा है उस पोषण की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। क्योंकि एजोला में जो मुख्य रूप से जो प्रोटीन परसेंट है वो 22 से 30% तक प्रोटीन पाई गई है। तो वो प्रोटीन को बनाए रखने के लिए इसके साथ साथ इसमें कई प्रकार के बायोपॉलीमर्स एंड विटामिन्स और खनिज लवण पाए जाते हैं। इन सभी को बनाए रखने के लिए एजोला में मिट्टी, पानी और ताज़ा गोबर का सदैव उसको उचित मात्रा में देते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ छाया की अच्छी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि एजोला में किसी प्रकार का कोई टेम्परेचर का असर नहीं हो। तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा, गर्मी के मौसम में इस एजोला की इकाई में पानी पे और इसकी छाया की व्यवस्था कर इसको गर्मी में भी एजोला बनाए रखने में सहायक हो सकता है और अपने पशुओं को खिलाकर इसमें अधिक से अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जलालपुर अमरोहा से सोनी वर्मा ने। यह दूधिया मशरूम उत्पादन की तकनीक पर जानकारी चाहते हैं।
तो सोनी वर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं जो लगाई जाती हैं, लेकिन 3 तरह की मशरूम ही किसानों के लिए रिकमेंड किया जाती है, बताई जाती है लगाने के लिए, जिसमें से बटन मशरूम है पहला, जो जाड़े के महीनों में होता है। दूसरा है डिंगरी मशरूम, जो साल में 2 या 3 बार होता है। तीसरा जो है दुधिया मशरूम, जिसका समय इस समय उपयुक्त है। ये दुधिया मशरूम आप इसको लगा सकते हैं। इस मशरूम को उगाने के लिए भी आपको झोपड़ी तैयार करनी होगी या किसी कमरे में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है। लेकिन दुधिया मशरूम उगाने से पहले आपको इसके बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, तभी इससे आप उचित लाभ कमा पाएंगे। यदि बाजार की उचित व्यवस्था है तो इस मशरूम को अवश्य उगाएं। तो आइए जानते हैं इसे उगाने की तकनीक के बारे में। दुधिया मशरूम लगाने के लिए इतना ध्यान देना है आपको, जब आपका 30 से 35 डिग्री तापमान रहे तभी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इस समय अप्रैल के महीनों में आप इस दुधिया मशरूम की खेती कर सकते हैं। दुधिया मशरूम की खेती करने के लिए ये ध्यान देना है कि आप जिसमें खेती करेंगे वो माध्यम आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, धान का पुआल, मक्के की कुट्टी, बाजरा, ये जो खली है पशु चारे के रूप में लेते हैं, उसको में आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। इस दुधिया मशरूम को में खेती करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, जो भी माध्यम हम लेते हैं इस माध्यम को पहले उपचरित करते हैं। उपचरित करने के लिए आप रासायनिक विधि से 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बाबास्टीन डालने के बाद उस माध्यम को उसमें डाल देंगे। डालने के 10 या 12 घंटे के बाद उसको निकालते हैं। निकालने के बाद जहां फर्श पे उसको फैलाते हैं, उस फर्म को भी फार्मलिन से ट्रीट करते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया फंगस न रहे, क्योंकि मशरूम ही एक फंगस है। फिर उसको फैलाते हैं। फैलाने के बाद जब 60% तक नमी रह जाती है तब जाके उसमें बिजाई करते हैं। बिजाई करते समय उसमें 5% के हिसाब से गेहूं का चोकर भी मिला देते हैं और 4% के हिसाब से बीज को मिलाते हैं। बीज को इतना ध्यान देना है कि बीज स्वस्थ हो, चिपचिपा न हो, लसलसा न हो, तभी जाके आप मशरूम की पैदावार अच्छी होगी। आप प्रमाणित संस्था से ही आप मशरूम के बीज को लें। जब आपकी 60% तक नमी रह जाती है उसमें आप बिजाई करें। बिजाई करने के बाद पारदर्शी पॉलीथीन की थैलियों में भर दें। भरने के बाद उसको अच्छी तरह से उस बैग में 10 या 12 सुराख कर दें ताकि उसमें एरेशन होता रहे। फिर उसको बंद कमरे में, जहां एक झाक्स की व्यवस्था है, उसमें ले जाके रख देंगे। देखेंगे कि 10 या 12 दिन के बाद बैग में पूर्ण रूप से सफ़ेदी आ जाएगी। जब सफ़ेदी आ जाती है तब जाके उसमें हम केसीन 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के लिए हमें भी ध्यान देना है, जो भी हम केसीन बनाएंगे माध्यम, उसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे की मिट्टी को मिला के बनाया जाता है। केसीन को भी फार्मलिन से ट्रीट किया जाता है ताकि केसीन में कोई तरह की बैक्टीरिया या फंगस न रहे। उसको फिर उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें जब सफ़ेदी आ जाती है बैग में, फिर उसको उसमें हम 1.5 से 2 इंच तक केसीन करते हैं। केसीन करने के बाद उस केसीन को में नमी बना के रखते हैं। सुबह शाम उस केसीन को नमी बना के रखते हैं, जिससे देखेंगे आप 3 या 4 दिन के बाद उसमें छोटे छोटे पिनहेड्स आएंगे और 10 या 12 दिन के बाद पूर्ण रूप से मैच्योर मशरूम आपको मिलेगा। उसमें से 25 से 30 ग्राम 35 ग्राम तक अगर मशरूम हो जाए तो उसको घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। ये आपका प्रोटीन की अच्छा स्रोत भी है। इसको आप खा के शुगर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें अगर आपका फ्रेश मशरूम अगर आप बेच नहीं पा रहे हैं तो भी इसको आप ओपन सनलाइट में ड्राई करके बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाता है, क्योंकि इसके जो है इससे कुछ दवाएं बनती हैं, सूप बनता है, जो हमें उपयोग में लाते हैं। इसको आप लगभग ये 1 किलो सूखा भूसा से 500 से 700 ग्राम मशरूम प्राप्त होता है। ये बहुत ही आसान है। इसको आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। इस खेती में बहुत ही कम लागत में अधिक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही उपयुक्त समय है। इसकी खेती आपको करनी चाहिए। धन्यवाद। दूधिया मशरूम से मिलने वाली आय की बात करें तो 10 किलोग्राम उपचारित भूसे से 3 किलोग्राम मशरूम मिलता है।
जो लगभग 100 रुपए प्रति किलोग्राम के बाजार भाव से बिकता है। इस प्रकार कुल आय 300 रुपए होती है। इसके उत्पादन में 10 किलोग्राम भूसे पर लगभग 100 रुपए का लागत खर्च आता है। अतः 10 किलोग्राम तैयार भूसे से 200 रुपए शुद्ध लाभ के रूप में मिलता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हल्दी की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे करें पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।